नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और कुछ दिनों के लिए भी क्लासें रुक गई थी। उसका कारण था कि व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड आ चुका है आप लोगों के लिए। और अब हम जहां हमने खत्म किया था वहीं से शुरू करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे नवीन राज्यों के उदय के बारे में, और नवीन राज्यों के उदय में भी हम लोग पंजाब के विषय में पढ़ रहे थे। तो पंजाब से ही स्टार्ट करेंगे। पंजाब के बारे में हमने 10 सिख गुरुओं को पढ़ लिया था, बंदा बहादुर को पढ़ लिया था, और 12 मिसलों के बारे में आपको बता दिया गया था पूरे विस्तार से। अब उससे आगे हम चर्चा करेंगे रणजीत सिंह की, जो कि एक महान शासक हैं और इन्हें शेर ए पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेर ए पंजाब, ठीक, जिन्हें शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। और आधुनिक भारत के इतिहास में शेर ए पंजाब आप लाला लाजपत राय के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि लाला लाजपत राय को भी शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर शेर ए पंजाब रणजीत सिंह की। तो चलिए शुरुआत करते हैं रणजीत सिंह से। तो सबसे पहले इनका जन्म, तो इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 13 नवंबर 1780। ये डेट आप याद रखेंगे। इनका जन्म 13 नवंबर 1780 में हुआ है। अच्छा, कहां पर हुआ है? तो ये ध्यान रखना, इनका जो जन्म हुआ था वो गुजरांवाला में हुआ था। कहां पर? गुजरांवाला। तो गुजरांवाला में इनका जन्म हुआ था, ठीक, याद रखेंगे। और ये गुजरांवाला कौन सी मिसल का क्षेत्र था? तो यदि आपने 12 की 12 मिसल का अध्ययन किया होगा इससे पहली वाली वीडियो में, तो आपको पता चल गया होगा कि गुजरांवाला किसका क्षेत्र था। तो ये सुकरचकिया मिसल का क्षेत्र था, ठीक, सुकरचकिया मिसल का क्षेत्र था, ठीक। अच्छा, रणजीत सिंह के पिताजी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो रणजीत सिंह के पिताजी का जो नाम था वो महासिंह था। क्या था? महासिंह। रणजीत सिंह के पिताजी का नाम क्या था? महासिंह था। और ये महासिंह किसके बेटे थे? तो जिन्होंने सुकरचकिया मिसल की स्थापना की थी, जिन्होंने सुकरचकिया मिसल की स्थापना की थी, यानी कि चड़क सिंह। ये चड़क सिंह के पुत्र थे। चड़क सिंह के पुत्र कौन थे? महासिंह। और महासिंह के पुत्र रणजीत सिंह। इस तरीके से रिलेट करके आप याद रखेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था। कहां पर हुआ था? तो गुजरांवाला में हुआ था। कौन सी मिसल से इनका संबंध है? तो सुकरचकिया मिसल से ये संबंधित हैं। और सुकरचकिया मिसल की स्थापना किसने की थी? तो चड़क सिंह ने की थी। चड़क सिंह कौन है? महासिंह के पिताजी, ठीक, यानी कि रणजीत सिंह के दादाजी सुकरचकिया मिसल के कौन है? प्रमुख हैं या इसके संस्थापक हैं। ये आप याद रखेंगे। सुकरचकिया मिसल के संस्थापक कौन है? चड़क सिंह है। अच्छा, इसका नाम सुकरचकिया ही क्यों रखा गया? तो जो चड़क सिंह के पूर्वज थे, जो चड़क सिंह के पूर्वज थे, उनके गांव का नाम था सुकरचक। क्या नाम था? सुकरचक नाम था। तो उसी के नाम पर चड़क सिंह ने इस मिसल का नाम सुकरचकिया मिसल रखा था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रणजीत सिंह किस मिसल से रिलेटेड है? तो ये सुकरचकिया मिसल से रिलेटेड है। सुकरचकिया मिसल की स्थापना किसने की थी? तो चड़क सिंह ने की थी। चड़क सिंह यानी कि महासिंह के पिता और रणजीत सिंह के दादाजी। तो मैं समझता हूं कि यहां तक की स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी। अब 1780 में रणजीत सिंह का जन्म होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश 1792 में, कितना? 1792 में महासिंह की मृत्यु हो जाती है। रणजीत सिंह के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इस समय पर रणजीत सिंह अल्पायु थे, बहुत ही छोटे थे, तो ये शासन करने लायक नहीं थे। तो इसके लिए शासन व्यवस्था चलाने के लिए पंजाब की एक पृथ्वी शासन परिषद का गठन किया जाता है। किसका? पृथ्वी शासन परिषद, ठीक, पृथ्वी शासन परिषद का गठन किया जाता है, जिससे कि राजपाट को आसानी से चलाया जा सके, ठीक। अब इस पृथ्वी शासन परिषद में कौन कौन रहते हैं? तो एक दीवान रहता है। दीवान का क्या नाम था? दीवान का नाम था लखपत राय। क्या नाम था? लखपत राय। और इनकी माता राजकौर कौन थी? राजकौर। और इनकी सास सदाकौर। तो ये 3 लोग पृथ्वी शासन परिषद में होते हैं। याद रखेंगे कौन कौन थे पृथ्वी शासन परिषद में? दीवान लखपत राय, माता राजकौर और इनकी सास
सदा को पृथ्वी शासन परिषद में शासन चलाते हैं, पंजाब के शासन को चलाते हैं। लेकिन रणजीत सिंह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। 18 वर्ष की उम्र पूरी करते ही उसने शासन की सारी बागडोर अपने हाथों में ले ली और 18 वर्ष की उम्र पूरी करते ही उसने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। और ये जो आप देख पा रहे होंगे मैप, ये मैप रणजीत सिंह के राज्य का ही मैप है कि कहां कहां पर उसने अधिकार किया। तो 18 वर्ष की उम्र में ही उसने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच एक घटना होती है 1798 में, जब उसने शासन संभाला ही था और राज्य विस्तार में लगा हुआ था, तो एक अफगान का शासक था, आपने पहले ही पढ़ा होगा, अहमद शाह अब्दाली। कौन था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक, इसे आप याद रखेंगे और पीछे आप पढ़ भी चुके हैं अहमद शाह अब्दाली के बारे में। इसे दुर्रे दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दुर्रे दुर्रानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अहमद शाह अब्दाली का पोता जमान शाह, कौन? जमान शाह। अहमद शाह अब्दाली का पोता जमान शाह 1798 में आक्रमण कर देता है पंजाब पर और पंजाब पर आक्रमण करने के बाद पंजाब के अधिकतर हिस्सों पर वो अपना अधिकार भी जमा लेता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि उसे पता चलता है कि काबुल में, कहां पर? काबुल में संघर्ष भड़क उठा है। ठीक, काबुल में संघर्ष विद्रोह भड़क उठा है, तो इसी कारण उसे वापस लौटना पड़ता है। और जब वो वापस लौट रहा था तो यहां पर पड़ती है, आप देख पा रहे हैं, चिनाब नदी। ठीक, जब वो इसे पार कर रहा था तो चिनाब नदी की दलदल में उसकी 12 तोपें, कितनी? 12 तोपें इस चिनाब नदी की दलदल में फंस जाती हैं। लेकिन रणजीत सिंह की उदारता देखिए कि रणजीत सिंह उन तोपों को निकलवा करके काबुल भिजवाने का आश्वासन किसे देता है? जमान शाह को देता है। और वो करता भी ऐसा ही है। जब जमान शाह चला जाता है उसके पीछे से रणजीत सिंह इन 12 तोपों को निकलवाता है और काबुल भिजवा देता है। इससे जमान शाह बहुत ही प्रसन्न होता है। जमान शाह बहुत प्रसन्न हुआ तो उसकी तोपें वापस भिजवा दी हैं और उसे राजा की उपाधि देता है। किसकी? राजा की उपाधि से सुशोभित करता है। और साथ ही 1799 में, कितना? 1799 में लाहौर, देखिए आप लाहौर देख रहे होंगे, लाहौर का शासक स्वीकार कर लेता है। तो याद रखेंगे, राजा की उपाधि रणजीत सिंह को किसने दी है? तो जमान शाह ने दी है। पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। ठीक, क्यों दी है? क्योंकि उसने उसकी 12 तोपें निकलवा करके कहां पर भिजवा दी थी? काबुल भिजवा दी थी। इसीलिए जमान शाह बहुत प्रसन्न होता है और राजा की उपाधि देता है और साथ ही 1799 में लाहौर का शासक भी उसे स्वीकार करता है। ठीक, अब इसके बाद चूंकि मैंने बताया कि रणजीत सिंह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, तो वो अपनी विस्तारवादी नीति का पालन करते हुए इधर पूरब की तरफ बढ़ता है और अनेक स्थानों पर अपना अधिकार जमा लेता है। जो दिख रहे हैं आपको, जालंधर, लुधियाना, अंबाला, थानेश्वर, नारायणगढ़ और यमुना के, यदि देखा जाए तो उत्तर पश्चिम तक उसने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। और सबसे पहले कहां पर किया था? तो लाहौर में तो 1799 में हो चुका है, याद रखेंगे। ठीक, पूछा जाता है कि लाहौर का शासक कब स्वीकार किया गया था इसे? तो 1799 में किया गया था। उसके बाद सबसे पहले किस पर अधिकार किया उसने? लाहौर के पास ही आप देख रहे हैं अमृतसर। ठीक, लाहौर के पास अमृतसर आपको दिख रहा होगा, तो अमृतसर पर 1805 में, ठीक, 1805 में। तो यदि आपने मिसलों का अध्ययन किया है तो मिसल का क्षेत्र आपको पता होगा। ये अमृतसर किस मिसल के क्षेत्र में था? तो अमृतसर भंगी मिसल के क्षेत्र में था। किसके? भंगी मिसल के क्षेत्र में था। ये भंगी मिसल के क्षेत्र में था। अच्छा, भंगी मिसल की बात आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि भंगी मिसल का संस्थापक कौन था? तो भंगी मिसल का संस्थापक था छज्जा सिंह। कौन था? छज्जा सिंह। ठीक, भंगी मिसल का संस्थापक कौन था? छज्जा सिंह था। तो 1805 में भंगी मिसल से अमृतसर को रणजीत सिंह ने छीन लिया। उसके बाद 1807 में अंबाला, थानेश्वर, नारायणगढ़ आदि स्थानों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब जब रणजीत सिंह इतना विस्तार करते हुए पूरब की ओर बढ़ रहा था, तो यहां पर ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये उत्तर पश्चिम भारत का मैप है। प्राचीन उत्तर पश्चिम भारत के मैप को मैंने हल्का सा दिखाया है, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल था। ये आप देख पा रहे होंगे, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु नदी। ये अब वर्तमान में देखोगे तो पाकिस्तान में है, लेकिन
उस समय पर कहां थे, तो ये उस समय पर भारत का ही हिस्सा थी ये सब कुछ। अब देखते हैं भंगी मिसर को 1805 में कर लिया और पूरब की तरफ अपना विस्तार कर रहे थे, लेकिन पूरब में किसका शासन चल रहा था, तो पूरब में कंपनी का शासन चल रहा था। अब उनकी रणजीत सिंह की इस स्थिति को देखते हुए रणजीत सिंह लगातार विस्तार कर रहे हैं अपनी विस्तारवादी नीति के तहत, तो अंग्रेज घबरा जाते हैं। ठीक, अंग्रेज घबरा जाते हैं और अंग्रेज रणजीत सिंह से संधि करने के लिए, क्यों संधि करने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों को खतरा था नेपोलियन बोनापार्ट से। ठीक, नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से है, तो नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध फ्रांस से है, क्योंकि आपने पीछे कर्नाटक के युद्ध पढ़े होंगे, तो फ्रांस और अंग्रेजों का 36 कहां बटा रहा है। ठीक, तो इसी क्रम में ये नेपोलियन बोनापार्ट से पश्चिम में, जिससे कि पश्चिम में जो ये पश्चिमी क्षेत्र आप देख रहे हैं, पश्चिम में ये चाहते थे कि रणजीत सिंह इनकी रक्षा करे, इनकी मदद करे, रणजीत सिंह इनकी रक्षा करे, इनकी मदद करे, इसीलिए अपना पूरा अधिपत्य जो है अपने शासन का वो पश्चिमी क्षेत्र में अपना दोस्त बनाकर रखना चाहते थे रणजीत सिंह को। और इसी क्रम में वो क्या करते हैं, इसी क्रम में आपने सुना होगा लाहौर की संधि। तो लाहौर की संधि उस समय पर, पहले तो ये याद रखना है लाहौर की संधि से पहले कि लाहौर की संधि के समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो वो था मिंटो। कौन था, लॉर्ड मिंटो। इसको साफ कर देते हैं। तो उस समय पर कौन था, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो चिंतित हो जाते हैं कि अब रणजीत सिंह पूरब की तरफ बढ़ रहा है, तो ये हमारे राज्य पर भी हमला कर सकता है। इसके लिए उन्होंने पहले ही किसको भेजा, चार्ल्स मैककोक को, चार्ल्स मैककोक को। डेट थी 25 अप्रैल, याद रखेंगे 25 अप्रैल 1909। ठीक, तो लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मैककोक को भेजा किसके पास, रणजीत सिंह के पास। किस लिए, लाहौर की संधि के लिए, लाहौर की संधि के लिए। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, डेट सही याद रखेंगे। लाहौर की संधि के लिए किसे भेजा है, चार्ल्स मैककोक को भेजा है। किसने भेजा है, लॉर्ड मिंटो ने, क्योंकि उस समय पे जो बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे, लॉर्ड मिंटो थे। बहुत ही कठिनाइयों के बाद यह संधि हो जाती है। किस किस के बीच होती है, क्वेश्चन बनता है। तो यह संधि चार्ल्स मैककोक और किसके बीच होती है, रणजीत सिंह के बीच होती है। ठीक, तो याद रखेंगे चार्ल्स मैककोक और रणजीत सिंह के बीच किसकी संधि होती है, लाहौर की संधि हो जाती है। अच्छा, इस संधि में क्या था, डेट भी याद रखेंगे 25 अप्रैल 1909 को हुई थी। इस संधि में क्या स्वीकार किया गया, देखिए आप सतलज नदी देख रहे होंगे, तो इस संधि में क्या किया गया, माना गया कि इस सतलज नदी से जो उत्तर पश्चिम का हिस्सा है, सतलज नदी से जो ये उत्तर पश्चिम का हिस्सा आप देख रहे हैं, इस पर पूरा का पूरा अधिकार मान लिया गया रणजीत सिंह का। किसका, रणजीत सिंह का। और इसके इस साइड में, यानी कि पूर्व साइड में, या ये कह सकते हैं कि जो सतलज नदी है ये दक्षिणी पूर्व की सीमा मान ली गई रणजीत सिंह के राज्य की, और इधर की सीमा मान ली गई ये अंग्रेजों की, इसकी अंग्रेजों की सीमा मान ली गई। और साथ ही अंग्रेजों ने ये जो लुधियाना आप देख रहे हैं, लुधियाना में एक सैनिक बटालियन भी अपनी तैनात कर दी, एक सैनिक बटालियन लुधियाना में तैनात कर दी, जिससे कि रणजीत सिंह पूरब की ओर न बढ़ सके। तो याद रखेंगे संधि कब हुई है, 25 अप्रैल 1909 को हुई है। किस नाम से जानी जाती है, लाहौर में हुई थी, तो लाहौर की संधि के नाम से जानी जाती है। उस समय पर बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो थे। और किस किस के मध्य इस संधि पर हस्ताक्षर किसके हुए थे, तो चार्ल्स मैककोक के। इसमें कंफ्यूज नहीं होता है, लॉर्ड मिंटो ने भेजा है, लेकिन संधि किस किस के बीच हो रही है, चार्ल्स मैककोक और रणजीत सिंह के बीच। ठीक, लाहौर की संधि किस किस के बीच हो रही है, रणजीत सिंह और चार्ल्स मैककोक के बीच। उस समय पर गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, तो लॉर्ड मिंटो थे। डेट क्या है, 25 अप्रैल 1909 है। इस संधि में था क्या कि जो सतलज नदी है
उसके उत्तर पश्चिम का हिस्सा रणजीत सिंह का राज्य स्वीकार कर लिया गया और इसके दक्षिण पूर्व का हिस्सा अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और लुधियाना में एक सैनिक बटालियन अंग्रेजों ने तैनात कर दी, जिससे कि पूरब में रणजीत सिंह आगे ना बढ़ सके। तो ये इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट याद रखने हैं। अच्छा, अब यहां पर पूरब में तो विस्तारवादी नीति यहां पर रणजीत सिंह की यही थाम देते हैं अंग्रेज, लेकिन पश्चिम का इलाका भी खाली पड़ा था। तो अब रणजीत सिंह ने पूरब की ओर रुख ना करके पश्चिम की ओर अधिकार करना शुरू किया। इसी क्रम में उसने पहले मुल्तान पर अधिकार किया, फिर अटक पर अधिकार किया, फिर ये जो आप देख रहे हैं कश्मीर पर अधिकार किया। अच्छा, कश्मीर पर अधिकार करते समय आप याद रखेंगे सुपैन का युद्ध। किसका? सुपैन का युद्ध पूछा जाता है। तो सुपैन का युद्ध, इसके दो सेनापति थे, ठीक, इसके रणजीत सिंह के दो सेनापति थे, बहुत ही अच्छे सेनापति। सुपैन के युद्ध में जो रणजीत सिंह के सेनापति थे वो कौन कौन थे? एक तो खड़ग सिंह, कौन? खड़ग सिंह और दीवान चंद। कौन थे? दीवान चंद। ये दो सेनापति थे और ये युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1819 में लड़ा गया था। याद रखेंगे, सुपैन का युद्ध 1819 में लड़ा गया था और खड़ग सिंह और दीवान चंद बहुत ही योग्य सेनापति थे रणजीत सिंह के और विजय हासिल करते हैं। कहां पर? मुल्तान पर भी विजय हासिल करते हैं और इस सुपैन के युद्ध में, जो कि कश्मीर पर किया गया था, और कश्मीर का शासक कौन था? तो अता मोहम्मद खान था। कौन था? अता मोहम्मद खान। ये उस समय पर कश्मीर का शासक था। तो अता मोहम्मद खान को बुरी तरीके से पराजित करते हैं कौन कौन? खड़ग सिंह और दीवान चंद। ये किसके सेनापति हैं? तो ये रणजीत सिंह के सेनापति हैं। सुपैन का युद्ध 1819 में लड़ा गया है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अब सुपैन के युद्ध के बाद क्या होता है कि इधर पश्चिम में और बढ़ता है और पेशावर पर भी 1834 में अधिकार कर लेता है और इधर लद्दाख पर 1836 में अधिकार कर लेता है। ठीक, जब 1834 में पेशावर पर यह अधिकार कर लेता है तो अफगानिस्तान का शासक था कौन? दोस्त अली। कौन था? दोस्त अली। याद रखेंगे, अफगानिस्तान का शासक था दोस्त अली। तो वो रणजीत सिंह से पेशावर को छीनना चाहता था। ठीक, क्योंकि किसने अधिकार कर लिया था 1834 में? रणजीत सिंह ने पेशावर पर अधिकार कर लिया था, लेकिन अफगानिस्तान का शासक दोस्त अली इस पेशावर को छीनना चाहता है और इसे छीनने के लिए वो अंग्रेजों से संधि करना चाहता है, अंग्रेजों की सहायता लेना चाहता है। अब अंग्रेज यहां पर दुविधा में फंस जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज इन्हें भी विरुद्ध नहीं करना चाहते थे। किसको? रणजीत सिंह को। ठीक, अंग्रेज रणजीत सिंह को भी विरुद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि रणजीत सिंह ढाल थे उनके पश्चिमी सीमा को रखाने के लिए उनकी ढाल थे। मैंने पहले बताया, नेपोलियन बोनापार्ट से रक्षा के लिए वो रणजीत सिंह को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो वो रणजीत सिंह को भी नाराज नहीं करना चाह रहे थे और दोस्त अली को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि रूस का भी खतरा मंडरा रहा था। किसका? रूस का भी खतरा मंडरा रहा था, आक्रमण करने वाला था रूस भी। तो रूस से रक्षा के लिए वो दोस्त अली को भी नाराज नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अंत में उन्हें निर्णय लेना पड़ा और दोस्त अली से मना करना पड़ा कि हम रणजीत सिंह के खिलाफ आपको कोई सहायता नहीं देंगे। तो इसको याद रखेंगे, रणजीत सिंह, दोस्त अली, ये जो दोस्त अली है रणजीत सिंह पर आक्रमण करना चाहता था अंग्रेजों की सहायता से। किसकी सहायता से? अंग्रेजों की सहायता से। लेकिन ये जो अंग्रेज थे वे रूस से भी लड़ना चाहते, जो रसिया से भी उनके अच्छे संबंध नहीं थे। तो अंग्रेजों की मंशा तो ये थी कि दोस्त अली से भी दोस्ताना बना रहे और रणजीत सिंह के भी, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो अंग्रेजों को अंतिम निर्णय लेना पड़ा और दोस्त अली से रणजीत सिंह के विरुद्ध सहायता के लिए मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो उस समय पर ओकलैंड था, गवर्नर कौन था? ओकलैंड। याद रखेंगे, अंग्रेजी गवर्नर कौन था? ओकलैंड। तो ओकलैंड ने एक षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा? कि इस दोस्त अली को अफगानिस्तान में गद्दी से हटाया जाए। दोस्त अली को अफगानिस्तान में गद्दी से हटाया जाए। किसने षड्यंत्र रचा? ये ओकलैंड ने रचा। और 1838
1838 में एक त्रिपक्षीय संधि होती है, त्रिपक्षीय संधि, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि होती है, किस किस के बीच? रणजीत सिंह प्लस अंग्रेज, रणजीत सिंह प्लस अंग्रेज और प्लस कौन? शाहसुजा, शाहसुजा। ये कौन है? तो ये अफगानिस्तान का एक अमीर है जो कि दोस्त अली की जगह गद्दी पर बैठना चाहता है, याद रखेंगे। ओकलैंड इस दोस्त अली को गद्दी से हटाना चाहता है, उसके लिए त्रिपक्षीय संधि की जाती है 1838 में, किस किस के बीच? रणजीत सिंह, अंग्रेज और शाहसुजा के बीच। और होता भी यही है, शाहसुजा को गद्दी पर बैठा दिया जाता है और शाहसुजा प्रसन्न होकर, आपने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको विस्तार से बताया था, जो कि किसी समय पर हुमायूं के पास था, फिर अन्य मुगल कालीन शासकों के मुकुट की सेवा उसने की, मुकुट का शोभा उसने बढ़ाई, लेकिन जो आक्रमण किया था नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला पर, किसने? नादिर शाह ने, थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। नादिर शाह ने आक्रमण किया था रंगीला पर, किस पर? मोहम्मद शाह रंगीला पर आक्रमण किया था और उस कोहिनूर के हीरे को अपने साथ ले गया था। तो वो किसके पास था? दोस्त अली के पास था। दोस्त अली के पास से शाहसुजा के पास आ जाता है और अब शाहसुजा किसको दे रहा है भेंट? रणजीत सिंह को। तो दोबारा भारत में एंटर कर गया है कोहिनूर का हीरा। इस तरीके से यात्रा करते हुए सबसे पहले किसके पास था? हुमायूं के पास था, फिर अन्य मुगलकालीन शासकों के पास रहा और लेकर कौन गया था भारत से? तो नादिर शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, याद रखेंगे, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। और मोहम्मद शाह रंगीला से वो कोहिनूर हीरो को ले जाता है, कोहिनूर के हीरे को मोहम्मद शाह रंगीला से ले जाता है। तो कोहिनूर हीरे के बारे में आप जानकारी रखेंगे। और अब शाहसुजा ने किसको दे दिया है? हमें रणजीत सिंह को दे दिया। हालांकि लास्ट में ये हीरा किसके पास पहुंच जाएगा? अंग्रेजों के पास पहुंच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि अंग्रेज और रणजीत सिंह लगातार मित्रता का भाव दिखा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था। यदि अंग्रेजों के और इनकी संबंध की बात करें, यानी कि जो इनके संबंध थे अंग्रेज और रणजीत सिंह के, ठीक है, रणजीत सिंह और जो अंग्रेजों के संबंध थे वो रणजीत सिंह की तरफ से तो पूरे निभाए जा रहे थे, लेकिन अंग्रेज कहीं ना कहीं, जो अंग्रेज थे वो कहीं ना कहीं उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे। अंग्रेजों की यही नीति रहती थी, वो अपनी संधियों पर कायम नहीं रहते थे। लेकिन रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को कभी भी निराश नहीं किया। वो चाहे 1809 की लाहौर की संधि हो, आपने देखा था लाहौर की संधि कर ली थी, ठीक, जबरदस्ती की एक तरीके से मानिए, लाहौर की संधि हो, चाहे समय समय पर युद्ध हुए थे, जैसे आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1814 से 16 में लड़ा गया था और इसमें अंग्रेजों की हालत खूब खस्ता हुई थी। यदि रणजीत सिंह चाहते, धोखा करना चाहते अंग्रेजों के साथ तो कर सकते थे, उसका फायदा उठा सकते थे, लेकिन आंग्ल नेपाल युद्ध के बावजूद रणजीत सिंह ने कोई आक्रमण अंग्रेजों के खिलाफ नहीं छेड़ा और उन्हें उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। और दूसरा उदाहरण देखें तो 1824 से 26 में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, आंग्ल बर्मा युद्ध। इसमें भी चाहते रणजीत सिंह तो हस्तक्षेप करके फायदा उठा सकते थे। इसके बाद आप तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे आगे, तो आंग्ल मराठा युद्ध में नागपुर के भोंसले की सहायता लेने के लिए आते हैं रणजीत सिंह, लेकिन अंग्रेजों से मित्रता बनाए रखने के लिए उनसे भी मना कर देते हैं। भरतपुर के राजा भी इनसे सहायता मांगने आते हैं, उनसे भी मना कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बार बार रणजीत सिंह को ऑफर आ रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन इनसे मित्रता रखने के लिए, अंग्रेजों से मित्रता रखने के लिए रणजीत सिंह सभी प्रस्तावों को ठुकरा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेज कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं इनकी शक्ति को छीन करने में, इनकी शक्ति को कमजोर करने में कोई कोर कसर अंग्रेज नहीं छोड़ते हैं। और उसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा 1825 में। 1825 में क्या हुआ था? वहाबी जनजाति ने, कौन सी जनजाति? वहाबी जनजाति आपने सुनी होगी, वहाबी जनजाति, इसने विद्रोह छेड़ दिया था, जिहाद छेड़ दिया था। जिहाद किसे कहते हैं? तो धर्म युद्ध को जिहाद कहते हैं, ठीक। 1825 में
वहाबी जनजाति ने जिहाद छेड़ दिया था, और इस जिहाद छेड़ने से पहले इस जाति ने पूरी जो तैयारी की थी वो अंग्रेजी साम्राज्य में रहकर ही की थी, यानी कि सतलज के पूर्व में रहकर के ही की थी। और अंग्रेजों को इस बात की भली भांति जानकारी थी, फिर भी उन्होंने कोई सही कदम नहीं उठाया था समय रहते। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज हमेशा चाहते थे कि रणजीत सिंह लगातार कमजोर होते रहे, रणजीत सिंह लगातार कमजोर होते रहे, उनकी शक्ति छीन होती रहे, वे लगातार पठानों से लड़ते रहे, इस कारण से वो फायदा उठा सकें और अपने राज्य का और विस्तार कर सकें। ठीक, उसका कारण क्या था कि अपने राज्य का और विस्तार कर सकें अंग्रेज उत्तर पश्चिम की तरफ, और रणजीत सिंह को कमजोर होते हुए देखना चाहते थे। हालांकि रणजीत सिंह कभी अंग्रेजों के सामने झुका नहीं, और रणजीत सिंह ने ना ही उनकी सहायक संधि स्वीकार की। ऐसा करने वाले ये भारत के पहले शासक थे जिन्होंने ना तो अंग्रेजी शासन के सामने झुके और ना ही इन्होंने कोई संधि स्वीकार की। लेकिन मित्रता के भाव के चक्कर में इन्होंने कभी अपने देश के किसी राजा की सहायता भी नहीं की। अब इतिहासकारों के इस संबंध में अनेक मत हैं। क्या मत हैं? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रणजीत सिंह यथार्थवादी थे, उन्हें पता था कि उनकी सेना अंग्रेजों की सेना से कमजोर है, इसीलिए वे अंग्रेजों से मित्रता का भाव रखते थे, अपने साम्राज्य का नाश नहीं करना चाहते थे। ठीक, तो कुछ तो उनकी नीति को इतिहासकार सही मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जैसे आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, तीसरा मराठा युद्ध हुआ था, भरतपुर के राजा ने उनसे सहायता मांगी थी, तो उन अवसरों पर रणजीत सिंह को उनके साथ एक सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए था, एक संगठन की स्थापना करनी चाहिए थी। ठीक, और संगठन बना करके अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ देना चाहिए था। और रणजीत सिंह जरूर इस बात से भलीभांति परिचित भी होंगे कि अंग्रेज ये किसी के भी सगे नहीं थे, अंग्रेज किसी के सगे नहीं थे, ये सिर्फ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपनी सीमाएं, अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने के लिए सिर्फ संधियां करते थे और किसी भी संधि पर टिकते भी नहीं थे। तो इतिहासकारों का यह भी मत है कि रणजीत सिंह की ये दूरदर्शिता की कमी थी कि उन्होंने समय समय पर सभी भारतीय राजाओं से सहायता के लिए मना कर दिया था। शायद यदि वो मना नहीं करते तो सभी राजा मिलकर अंग्रेजों को समय से ही भारत से खदेड़ सकते थे। ठीक, तो ये आंग्ल सिख संबंध के बारे में इतना हुआ। अब पढ़ते हैं रणजीत सिंह के प्रशासन के बारे में। तो चलिए रणजीत सिंह के प्रशासन के बारे में देखते हैं कि उनका प्रशासन कैसा था, उनके राज्य किस तरीके से शासन को करते थे, किन मंत्रियों की सहायता लेते थे, कौन कौन से विभाग थे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रशासन। उनका प्रशासन कैसा था? तो यदि प्रशासन की मैं बात करूं तो उनका प्रशासन मुगलों से ही प्रभावित था। जिस तरीके से मुगल शासक शासन करते थे उसी प्रकार से रणजीत सिंह भी अपने राज्य में शासन चलाते थे। उस शासन चलाने के लिए वो क्या 5 मंत्री उन्होंने नियुक्त किए थे। कितने? 5 मंत्री। 5 मंत्री उन्होंने नियुक्त किए थे। 5 मंत्रियों की सहायता से वो अपना पूरा शासन चलाते थे। हालांकि जो सर्वप्रमुख थे, मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य सेनापति थे, वो सारी शक्तियां रणजीत सिंह में ही निहित थी। जैसा कि मुगल साम्राज्य में भी आपने देखा था, जो ओवरऑल राजा था उसी में सारी शक्तियां निहित रहती थी, उसी प्रकार से रणजीत सिंह में भी थी। और रणजीत सिंह एक निरंकुश शासक था। ठीक, रणजीत सिंह एक निरंकुश शासक था, लेकिन वो सभी धर्मों के प्रति बड़ा उदार था। उनके बारे में एक कथन बड़ा प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा था कि ईश्वर ने मेरी एक आंख की रोशनी ले ली है, क्योंकि ईश्वर भी चाहता है कि मैं सभी धर्मों को एक ही निगाह से देखूं। तो ये बड़ी प्रसिद्ध लाइन है और शायद किसी एग्जाम में पूछी भी गई है। तो ये रणजीत सिंह ने अपने बारे में कहा था। और वे स्वयं को राजा नहीं बल्कि खालसा का सेवक मानते थे। किसका? खालसा का सेवक वो अपने आप को कहते थे। ठीक, अब 5 मंत्रियों की बात हो रही है तो उसमें से कुछ प्रमुख मंत्रियों की मैं आपको बता दूं। तो सबसे प्रमुख जो मंत्री होता था वो होता था राजा का वजीर, जो कि मुख्यमंत्री होता था। ठीक, सबसे प्रमुख कौन होता था? 5 मंत्रियों में सबसे प्रमुख वजीर होता था। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इनका वजीर कौन था? तो इनका वजीर ध्यान सिंह था। कौन था? ध्यान सिंह। ठीक, याद रखेंगे 5 मंत्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट वजीर होता था और वजीर इनका कौन था? तो वो ध्यान सिंह था। दूसरा कौन होता था? वैदेशिक मंत्री। कौन? वैदेशिक
मंत्री। तो वैदेशिक मंत्री कौन था इनका? इनका वैदेशिक मंत्री था अजीजुद्दीन। कौन था? अजीजुद्दीन इनका वैदेशिक मंत्री था। दो ये मंत्री आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और एक वित्त मंत्री भी आप याद रखेंगे। वित्त मंत्री, वित्त मंत्री भी इनके प्रमुख थे। वित्त मंत्री भगवान दास व दीनानाथ, याद रखेंगे। इन दो का उल्लेख वित्त मंत्री के रूप में मिलता है। तो ये प्रमुख आप याद रखेंगे। वजीर ध्यान सिंह थे, वैदेशिक मंत्री प्रमुख होते थे, ये अजीजुद्दीन थे, और वित्त मंत्री के रूप में दो मंत्रियों का उल्लेख मिलता है, भगवान दास और दीनानाथ। याद रखेंगे, भगवान दास और दीनानाथ वित्त मंत्री का उल्लेख मिलता है। और इनके टोटल 12 विभाग थे। टोटल कितने विभाग थे? 12 विभाग थे। 12 में से 4 प्रमुख हैं, मैं आपको बताता हूं। 4 कौन कौन से प्रमुख हैं? पहला है दफ्तर ए अबवाब उल माल, दफ्तर ए अबवाब उल माल, पहला जो महत्वपूर्ण विभाग था। 12 विभाग थे टोटल। मैं आपको जो मुख्य है परीक्षा की दृष्टि से उनके बारे में बताऊंगा, केवल 4 के बारे में। अबवाब उल माल, तोहीजात, मवाजात और रोजनामचा। इनके आगे आप दफ्तर ए तोहीजात, दफ्तर ए मवाजात और दफ्तर ए रोजनामचा। इन 12 विभागों में ये 4 प्रमुख थे। पहला था दफ्तर ए अबवाब है, दफ्तर ए अबवाब उल माल, दफ्तर ए तोहीजात, दफ्तर ए मवाजात और दफ्तर ए रोजनामचा। जो ये दफ्तर ए अबवाब उल माल है, ये भू राजस्व की पूरी जानकारी और जो आय के अन्य स्रोत थे उनकी पूरी जानकारी इसमें रखी जाती थी। किसकी? राजस्व से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो अबवाब उल माल में थी। तोहीजात जो राज परिवार था उनकी जरूरतों का ध्यान रखता था। ठीक। मवाजात की बात करें तो मवाजात जो सैनिक और असैनिक को दिए जाने वाले, सैनिक और असैनिक जितने भी कर्मचारी है सबको दिए जाने वाले वेतन पे। ठीक। सबको दिए जाने वाले सैनिक, तो सबको दिए जाने वाले वेतन का जो लेखा जोखा था वो दफ्तर ए मवाजात विभाग रखता था। और राजा के रोजाना के जो खर्चे होते थे, रोजाना के जो व्यय होते थे, प्रतिदिन के व्यय, उनको दफ्तर ए रोजनामचा में रखा जाता था। तो इन 4 विभागों को आप याद रखेंगे। अब देखते हैं प्रांतों की व्यवस्था क्या थी। तो प्रांतों में शासन चलाने के लिए मेन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो रणजीत सिंह का ये राज्य था वो कितने प्रांतों में या कितने सूबों में बटा हुआ था। सूबा या प्रांत एक बात होती है, याद रखें। ठीक। तो ये 4 प्रांतों में बटा हुआ था। पहला था मुल्तान, दूसरा था लाहौर, तीसरा था कश्मीर और चौथा था पेशावर। और सबसे इंपॉर्टेंट आप एक चीज याद रखेंगे कि इसकी राजधानी कहां थी। तो राजधानी 2 थी। ठीक। एक राजनीतिक राजधानी थी और एक कौन सी थी? एक धार्मिक राजधानी थी। तो जो राजनीतिक राजधानी थी वो लाहौर थी और जो धार्मिक राजधानी थी वो अमृतसर थी। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। रणजीत सिंह की 2 राजधानियां थी। जो राजनीतिक राजधानी थी वो लाहौर थी और जो धार्मिक राजधानी थी वो अमृतसर थी। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था। 4 सूबे कौन कौन से थे? मुल्तान, लाहौर, कश्मीर और पेशावर। फिर से देख लीजिए, ये जो रेड कलर में गोले बनाए हैं, मुल्तान, लाहौर, कश्मीर और पेशावर, इन 4 प्रांतों में बटा हुआ था पूरा राज्य, या इन 4 सूबों में बटा हुआ था। अब सूबों के बाद किसमें बटा हुआ था? तो सबसे ऊपर क्या होगा? सूबे। ठीक। सबसे पहले सूबे हो गए, फिर उसके नीचे जैसे आज आप जिले देखते हैं तो उस समय पर क्या होते थे? परगना। ठीक। परगने के बाद
ताल्लुक, परगने के बाद ताल्लुक और फिर उसके बाद गांव या मौजे कह लीजिए। तो जो रणजीत सिंह का राज्य था वो इस तरीके से शासन चलता था। प्रशासन सबसे ऊपरी कड़ी क्या थी, सूबे थे, जो कि 4 सूबे मैंने आपको बता दिए, फिर उसके बाद परगना, फिर उसके बाद तालुक, फिर उसके बाद गांव या मौजे। अब सूबों का प्रमुख कौन होता था, तो वो निजाम होता था। कौन होता था, निजाम। याद रखेंगे, सूबों का प्रमुख कौन होता था, निजाम होता था। परगना का प्रमुख कौन होता था, कारदार होता था। कौन होता था, कारदार। तालुक का प्रमुख तालुकदार, और गांव का प्रमुख ग्राम पंचायत होती थी। एक ग्राम पंचायत होती थी। अब ये किस तरीके से देखिए, जैसे आज राज्य आप देख रहे हैं, राज्य बटे हुए होते हैं जिलों में, तो उसी प्रकार से जैसे जिले में बटे हुए आज के राज्य होते हैं, उसी प्रकार से परगना में बटे हुए थे। जिस तरीके से जिले के बाद तहसील का नंबर आता है, उसी प्रकार से परगना के बाद तालुक का नंबर आता है। जिस तरीके से तहसील के बाद गांव या मौजों का नंबर आता है, उसी प्रकार से गांव और मौजों में ये तालुक बटे हुए थे। सूबों का प्रमुख निजाम था, ठीक, जैसे आज मुख्यमंत्री आप मान सकते हैं, उस समय पर राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे, गवर्नर जिन्हें बोलते थे। परगना जैसे कारदार, जैसे कि आज का डीएम, ठीक, तालुकदार जैसे कि आज के एसडीएम, इस तरीके से नियुक्ति की जाती थी। इससे आप समझ सकते हैं, मतलब कि जिले स्तर पर जैसे आज डीएम काम करते हैं, उसी तरीके से कारदार काम करते थे। तालुक स्तर पर जैसे आज तहसील स्तर पर एसडीएम काम करते हैं, उस समय पर तालुकदार काम करते थे। और गांव या मौजों में ग्राम पंचायत आप देखते ही हैं, तो ग्राम पंचायत की शासन चलाती थी गांव में। तो सबसे बड़ी इकाई क्या थी, रणजीत सिंह के प्रशासन की सूबा थी, और सबसे छोटी इकाई की बात करें तो गांव या मौजा थी। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए इनके प्रशासन से रिलेटेड। अब देखते हैं इनकी सेना। तो इनकी जो सेना थी वो कहा जाता है कि एशिया की दूसरे नंबर की सेना थी, ठीक, एशिया में उपस्थित। एशिया में ही अंग्रेजों की भी सेना आ गई थी, क्योंकि भारत पर राज कर रही थी, और भी जगह उनके उपनिवेश थे। तो यदि दूसरे नंबर की सेना की बात करें तो वो रणजीत सिंह की थी। पहले नंबर पर जो मजबूत सेना मानी जाती थी वो अंग्रेजों की थी, ठीक। तो इनकी जो सेना थी वो ब्रिटिश और फ्रांसीसियों का मिश्रण थी। ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना का मिश्रण एक तरीके से आप कह लीजिए, क्योंकि जो इनकी सेना को प्रशिक्षण दिया गया था, जिन्होंने मेन सेना का गठन किया था, जो प्रमुख सेना के अधिकारी थे, वो ज्यादातर विदेशी थे, ठीक। विदेशियों में भी इटालियन और फ्रांसीसी ज्यादा थे। अब आगे देखते हैं कि सेना के बारे में। तो सेना वैसे मुख्य से 2 प्रकार की थी। पहली थी फौज ए आम, ठीक। पहली सेना क्या थी, फौज ए आम सेना थी। ये स्थानीय सेना थी, ठीक। इसके भी पार्ट थे। इसके क्या पार्ट थे, तो पैदल, घुड़सवार, और तोपखाना। पहली सेना क्या थी, फौज ए आम थी। ये भी 3 भागों में विभक्त थी, पैदल, घुड़सवार और तोपखाना। और दूसरा थी फौज ए खास। फौज ए खास का जो गठन किया गया था वो 1822 में किया गया था। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे यहीं से बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूं। फौज ए खास का गठन 1822 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये वेंतुरा गार्डनर, लॉर्ड और एलार्ड, इन सेनापतियों के नाम आप याद रखेंगे। वेंतुरा, गार्डनर, लॉर्ड और एलार्ड, ठीक। इनमें जो वेंतुरा हैं ये इटली के रहने वाले हैं। ये कहां के हैं, इटली के हैं। और ये तीनों फ्रांसीसी हैं। ये तीनों कैसे हैं, फ्रांसीसी।
तो मैं समझ रहा हूं आपको क्लियर हो गई होगी स्थिति। फौज एक खास का गठन 1822 में किसने किया था? वेंतुरा, जो कि इटालियन थे, गार्डनर, लॉर्ड और एलार्ड, इन चारों ने मिलकर फौज एक खास का गठन किया था। इसमें भी पैदल सेना भी थी, घुड़सवार भी थे और एक तोपखाना भी था। और याद रखेंगे इसके तोपखाने का जो प्रमुख होता था, फौज खास का जो तोपखाने का प्रमुख होता था वो कौन था? इलाही बख्श था। कौन था? इलाही बख्श। ठीक, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि रणजीत सिंह के तोपखाने का प्रमुख कौन था? तो इलाही बख्श था। फौज एक खास का गठन 1882 में वेंतुरा, लॉर्ड, एलार्ड और गार्डनर ने किया था। और बाद में गार्डनर और एलार्ड ने ये जो तोपखाना था इसका पुनर्गठन भी किया है। तो गठन किसने किया है? इसका प्रमुख कौन था? इलाही बख्श था। यदि बात पुनर्गठन की जाए तो गार्डनर और एलार्ड ने इसका पुनर्गठन भी किया था। तो इस तरीके से इसकी सैन्य व्यवस्था थी और सेना को नगद वेतन दिया जाता था। कैसा वेतन दिया जाता था? नगद वेतन दिया जाता था। और ये जो इसके प्रमुख सेनापति थे, इनके अलावा भी कुछ सेनापति थे अंग्रेज, ये मैंने प्रमुख आपको बता दिए परीक्षा की दृष्टि से। उनको ये जरूरी नहीं है कि सेना में ही रखा जाता था। जो अच्छे व्यक्ति थे या जो अच्छे अधिकारी थे उनको गवर्नर भी बना दिया जाता था। मतलब कि सैनिक के साथ साथ उनसे असैनिक कार्य भी कराए जाते थे। और बात करें न्याय व्यवस्था की, तो न्याय व्यवस्था के बारे में आप समझ लीजिए। न्याय व्यवस्था कोई भी लिखित कानून रणजीत सिंह के प्रशासन में नहीं था। लिखित कानून का सर्वथा अभाव था इनके शासन में। कोई भी लिखित कानून नहीं था। मृत्युदंड बहुत ही कम दिया जाता था, ना ही किसी कारावास का दंड था। ठीक, कोई भी जेल जाने की व्यवस्था नहीं थी। और बात करें कि इसका प्रमुख कौन था, तो सर्वप्रमुख तो रणजीत सिंह ही थे। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो अदालत उन आला थी या अदालत ए आला, वो कहां पर थी? जो क्वेश्चन पूछा जाता है अदालत ए आला, अदालत ए आला मतलब कि सबसे बड़ी अदालत, जैसे कि आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो ये कहां थी? ये लाहौर में थी। कहां पर थी? लाहौर में थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था और इसके साथ ही फिरोजपुर भी ऑप्शन दिया था। कौन सा ऑप्शन? फिरोजपुर। और यूपी कमीशन ने इस फिरोजपुर को ही सही भी माना है। तो यदि आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं और दोनों ऑप्शंस हैं तो आप फिरोजपुर पर टिक करेंगे। ठीक, वैसे यदि पूछा जाए यदि एक है, यदि लाहौर में ऑप्शंस में है तो लाहौर पर टिक करेंगे। अदालत आला कहां थी? लाहौर में थी। लेकिन यूपी की यदि परीक्षा दे रहे हैं, फिरोजपुर ऑप्शन में है, तो आप फिरोजपुर पर टिक करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको बताया कोई लिखित व्यवस्था नहीं थी न्याय की। ठीक, और मृत्युदंड बहुत ही कम दिए जाते। सबसे ज्यादा दंड कौन सा दिया जाता था? तो सबसे ज्यादा दंड जुर्माना का दंड दिया जाता था। ठीक, जुर्माने से ज्यादा दंडित किया जाता था अपराधियों को। तो ये न्याय व्यवस्था थी। और जो मैंने बताए, जैसे कि तालुकदार बताए और मैंने कारदार बताए, तो नगरों में कारदार, तालुकों में तालुकदार न्याय व्यवस्था देखते थे और ग्रामों में ग्राम पंचायत स्वयं अपने निर्णय कर लेती थी। तो ये इनकी न्याय व्यवस्था थी। तो आज हमने पढ़ा रणजीत सिंह के बारे में, पढ़ा उन्होंने किस किस क्षेत्र पर अपने अधिकार किए, इस बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और क्या जाना हमने रणजीत सिंह के प्रशासन के बारे में पढ़ा कि 4 सूबों में बटा हुआ था। सूबे जिस तरीके से आज के जिले हैं उसी प्रकार जो तालुकों में ग्राम पंचायतों में बटे हुए थे। तो और न्याय व्यवस्था देखी। अब इसके बाद जो बचा है वो हम देखेंगे कि रणजीत सिंह के बाद पंजाब। ठीक, रणजीत सिंह के बाद पंजाब की क्या स्थिति होती है, कौन शासन करता है, और आंग सिख युद्ध। इससे जस्ट अगली वीडियो में हम जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद उनकी क्या स्थिति रही पंजाब की, आंग सिख युद्धों में क्या हुआ, उसकी पूरी जानकारी जस्ट इससे अगली वीडियो में आपको मिलेगी। तो तब तक पढ़ते रहिए, चैनल पर बनाए रखिए सपोर्ट। नमस्कार, धन्यवाद।